चुनावी मैदान में अब वादों का दौर खत्म हो चुका है। बिहार से लेकर झारखंड के चुनावी रण में दिग्गजों ने अंतिम वक्त तक पूरी ताकत झोंक दी। दूसरे फेज के रन में बम्पर रैलियों का रंग दिखा। दिग्गजों ने ताकत दिखाई, लेकिन जीत अब जनता तय करेगी। खैर, पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड टर्नआउट और अब आखिरी चरण से भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद। लेकिन इस उम्मीद के बीच 11 नवंबर की वोटिंग से पहले सभी की नजरें इस बात पर टिक गई है कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताएगी। बिहार के आखिरी रन में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड के घाटशिला में भी उपचुनाव 11 तारीख को होना है। मतदान से पहले बिहार से लेकर झारखंड उपचुनाव में क्या है चुनावी मिजाज? चुनावी इलाके में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स रखेंगे अपनी बात। नक्षत्र न्यूज पर प्रचार खत्म, अब जनाधार में होगी सीधी बात। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मौजूद रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का हाल उन्होंने बताया है। लेकिन इस वक्त फिलवक्त हम रुक करेंगे बिहार की राजधानी पटना, जहां हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पूरे इस चुनाव को बहुत करीब से वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। दीपक, पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया, दूसरे फेज में भोपू का प्रचार थम गया। अब बारी डोर टू डोर कैंपेन की और जनता की बारी है। आप बहुत एक्टिव रहे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आप घूमे हैं। किस रूप में बिहार चुनाव को इस बार आप देख रहे हैं पिछले चुनाव के बनिस्बत, और जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको भी किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए शारिफ, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भोंपू है वो अब बंद हो चुका है शाम 5 बजे। लेकिन बड़ा सवाल है, जब हम बिहार के करीब करीब 20 से 22 जिलों में हमने भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की, और अगर सिलसिलेवार तरीके से आप समझे, पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में भी कांटे की टक्कर दिखी, और दूसरे चरण की बात करें, क्योंकि दूसरे चरण में जो अब मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, 11 नवंबर सुबह 7 बजे से मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, और जो मतगणना होगी वो 14 नवंबर को सुबह 7-8 बजे से हो जाएगी। लेकिन इस पूरे चुनाव में, जो बिहार चुनाव में मुझे दिखा, जो हम जमीन पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे थे शारिफ, सबसे अहम सवाल था कि क्या नीतीश कुमार का मैजिक इस बार चला है? वाकई में चला है, जमीन पे दिखा भी है। जब लोगों से हम मुलाकात कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे तमाम जिलों में, तो उनको नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा था, नीतीश कुमार के काम के ऊपर भरोसा था। सबसे बड़ा चीज मुझे ये नजर आया कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी दौरान, जो चुनाव घोषणा से पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने तमाम घोषणाएं की, तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं जारी कर दी गई है, चाहे वो 10,000 रुपए हो, चाहे इसके अलावा 1100 रुपए पेंशन हो, वो तमाम चीजों का असर दिखा जमीन पे। हालांकि सबसे एक अहम बात है, नीतीश कुमार की छवि को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल खूब उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, वो चुनावी धरातल पे कहीं भी नहीं दिखा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, या कहीं पे भी लोग इस चीज को ये हमको एक चीज बिल्कुल इनकार करते रहे। कंफ्यूजन है, इसको जरा क्लियर कीजिए। आप जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के काम धरातल पर दिखे, तो नीतीश कुमार एज एन इंडिविजुअल या नीतीश कुमार एज अ सरकार? क्योंकि अगर एज अ सरकार आप बात करते हैं तो मंत्री जो होते हैं वो सरकार का आईना होते हैं, और मंत्रियों का किस तरह से वहां पर विरोध हुआ, एक तो बहुत बड़ा और भारी विरोध जो हुआ था वो तो आपने खुद कवर किया था। विजय सिन्हा की मैं बात कर रहा हूँ लखीसराय में, उससे पहले मंगल पांडे का, श्रवण सिंह का, उनके अपने गृह क्षेत्रों में। तो जब नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस अभी भी बिहार में और बिहार वासियों में है, तो एज अ इंडिविजुअल की ठीक है, मुख्यमंत्री वो सही है, उन्होंने ठीक काम किया, या एज अ सरकार? देखिए बिल्कुल शारिफ, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सवाल पे हम जा ही रहे थे। देखिए नीतीश कुमार की छवि पे कहीं कोई धक्का बिहार में नहीं दिखता, और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जो हमला हुआ था विजय कुमार सिन्हा के ऊपर, उस दौरान हम भी थे। स्थानीय जो विधायक हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ तो लोगों में नाराजगी है, लेकिन नीतीश कुमार के काम के बदौलत वो ढक जाते हैं। लोगों में आज भी कहीं ना कहीं, जब आप 60-65 साल के बुजुर्ग लोगों से आप बातचीत करेंगे, कल ही हम वाल्मीकि नगर में थे और पश्चिमी चंपारण के कई सीटों पर हम गए, जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम उस दौर में नहीं जाना चाहते जिस दौर में हम रात रात भर सो नहीं पाते थे। लोग डरते हैं, लोगों में
एक अभी भी लगती है कि भाई अगर वो दौर आ जाएगा तो हम सो नहीं पाएंगे, लूट लेगा, पुलिस प्रशासन का जो अभी जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है जो आप जो चीज को कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए 14 तारीख को गिनती होगी, लेकिन करीब करीब 8 से 10 ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव इस बार हार रहे हैं। नाम नहीं लेंगे क्योंकि देखिए अभी बहुत कुछ होना है, मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, अभी वोटिंग होनी है, तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन 8 से 10 ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव बिल्कुल हार रहे हैं। समस्तीपुर से हो, चाहे लखीसराय से हो, चाहे फिर नालंदा से हो, चाहे फिर जमुई की बात करें, यहां स्थिति बहुत डगमग है। और जो 122 विधानसभा सीटों की बात करें, ये इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो करीब करीब 7 ऐसे जिले हैं जहां पर एनडीए का खाता भी पिछले बार नहीं खुला था। शाहबाद क्षेत्र की बात कर लें, और 2 ऐसे जिले हैं जहां पर महागठबंधन का खाता नहीं खुला था। आप रोहतास बात कर लीजिए, रोहतास में वोटिंग होना है, 7 विधानसभा सीटें हैं, वहां पे एक भी सीट पे खाता नहीं खुला था पिछले बार एनडीए का। कैमूर की बात कर लें, कैमूर में खाता नहीं खुला था एनडीए का, हालांकि वहां से चैनपुर से जमा खान है, सरकार में मंत्री हैं, और अभी पिछले बार बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़े, लेकिन इस बार अभी जेडीयू में है, तो जेडीयू से चुनाव मैदान में, उनकी भी हालत इस बार ठीक नहीं बताई जा रही। तो देख लीजिए, रोहतास में नहीं था, लेकिन इस बार पाने के लिए बहुत कुछ है बीजेपी के पास, एनडीए के पास। कैमूर में पाने के लिए बहुत कुछ है। औरंगाबाद में देख लीजिए, चाहे नबीनगर हो, नबीनगर में तो हालांकि महागठबंधन ने उम्मीदवार बदल दिया, नबीनगर, औरंगाबाद, ओबरा, ये तमाम, कुटुंबा सीट बात कर लें जहां से राजेश राम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, कुटुंबा की जहां से वो लड़ते हैं। औरंगाबाद सदर की बात कर लें, आनंद शंकर वहां से विधायक हैं, उनके खिलाफ त्रिविक्रम जो है चुनावी मैदान में है, जो नबीनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें औरंगाबाद सदर से टिकट दिया है। तो वहां पे भी महागठबंधन का सिक्का चला था 2025 में। इस बार एनडीए को पाने के लिए बहुत कुछ है। जहानाबाद की तमाम सीटों पे बात करें जो वहां पे चुनाव होना है, पिछले बार महागठबंधन का भी जय, लेकिन इस बार वहां पे एनडीए की संभावनाएं कुछ दिखती है। अगर आप उससे आगे चले जाए, नवादा में स्थिति है, उससे आगे आप जमुई चले जाएं, जमुई पे अगर बात कर लें, पिछले बार सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव चकाई से जीत कर आए थे। अगर वहां से बात कर लें, जहां दामोदर रावत जीत कर आते हैं जेडीयू से, इस बार उनकी लड़ाई जयप्रकाश यादव से है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता हैं। सिकंदरा की बात कर लें, सिकंदरा जो है जमुई जिले का एक महत्वपूर्ण सीट है, वहां पे फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तो आप ये अगर पूरे चुनाव को देखें, पूरे सिनेरियो को देखें, पहले चरण और दूसरे चरण को लेकर, तो महागठबंधन का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फ्रेंडली फाइट वाला चक्कर है, देखिए भागलपुर दूसरे चरण में है, भागलपुर में आप कालगांव चले जाइए, सदानंद बाबू 9 बार वहां विधायक रहे, उनके बेटे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कांग्रेस से सदानंद बाबू हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष, कई बार मंत्री, 9 बार के विधायक। वहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है। झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे रजनीश यादव वहां से चुनावी मैदान में हैं, और संजय यादव प्रचार कर रहे थे। अभी पर ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो आपने बताया, ये ग्राउंड रियलिटी आपने बताई है कि 8 से 10 ऐसे जो मंत्री हैं वो चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के मार्फत और हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं, हमारे पास भी यही फीडबैक आ रहा है दीपक। तो एकदम सटीक आपका आकलन है बिहार चुनाव को लेकर। लौटेंगे दीपक आपके पास, बहुत सारे सवाल हैं आपसे जानना है। मरगूब हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मरगूब का एक बार रुख कर लेते हैं। मरगूब, जो इस बार सत्ता की चाबी जहां से होकर गुजर रही है वो या तो युवा है या महिला है, क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है कि ये युवा वर्ग किशोर उसका रुझान है, झुकाव है? महिला जो हमेशा से नीतीश कुमार की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रहती है, वो इस बार भी बरकरार रहा है, क्योंकि सत्ता की चाबी तो युवा और महिला के पास ही है। महागठबंधन कह रही है कि युवा बदलाव के लिए, रोजगार और नौकरी के लिए वोट कर रहे हैं, जबकि एनडीए का दावा है कि महिलाएं रोजगार के लिए वोट कर रही हैं, जो रोजगार नीतीश कुमार की सरकार ने 1.5-2 महीने पहले घोषणा किया था, 10,000 रुपये पहले और बाद में निरीक्षण के बाद 2 लाख रुपये का। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी दोनों के बीच फंस गया है इब्राहिम। चलिए, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से मरगूब से संपर्क हमारा टूट गया है। दीपक हमारे साथ बने हुए लगातार। मरगूब अगर फिर से संपर्क जुड़ गया है तो आप अपने जवाब को मुकम्मल करें।
जो वोट परसेंटेज बढ़ने चलिए, दीपक मरगूब से कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जो सवाल मरगूब से मैंने पूछा था वही सवाल आपसे भी रहेगा कि इस बार डिसाइडिंग फैक्टर युवा और महिला है। ये तो कहीं से अब इसमें कोई बहस ही नहीं रह गई। किस ओर झुकता दिख रहा है युवा, किस ओर झुकती दिख रही है महिलाएं, आपके आकलन के हिसाब से? देखिए शरीफा, अगर पूरे चुनावी प्रकरण को देखें, हम तो पूरे चुनाव को कवर कर रहे हैं अलग अलग जिलों में एक महीने से। पूरा जो मेरा कैंप है वो बिहार में ही है। और जो मुझे समझ आया कि नीतीश कुमार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ इस बार बिहार चुनाव में उभर रहे हैं। और जो आपको दिखा होगा, क्योंकि साल 1952 से बिहार में चुनाव हो रहे हैं और इस बार सबसे ज्यादा अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो उसका एकमात्र कारण है युवा और महिला। और सबसे ज्यादा अगर हम वोटिंग के दिन भी पहले चरण में हम कई जिलों में गए, महिलाएं जो है साइलेंट है, लेकिन नीतीश कुमार के फेवर में वो वोट कर रही हैं और बम्पर वोटिंग कर रही है। ये खुले तौर पे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक अहम सवाल है इस बार इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव 2500 रुपए की घोषणा करते हैं, पर्चे भरवाए जाते हैं। हमने झारखंड चुनाव में भी कवर किया, वहां पे जिस तरीके से मैया योजना का प्रचार प्रसार किया गया, लोगों में एक मैसेज दिया गया, जो मैंने जमीन पे महसूस किया वो यही कि आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस संदेश को फैलाने में असफल नजर आए। और नीतीश कुमार का 10,000 रुपए वाला और 1100 रुपए वाला पेंशन और 125 यूनिट अगर कहें तो उसका जो इक्का था, जो नीतीश कुमार ने छोड़ा, जो तीर छोड़ा, वो सटीक बैठा है। हालांकि 125 यूनिट वाला कम रहा, लेकिन 10,000 और 1100 रुपए पेंशन वाला चला है और उसका असर भी वोटिंग में दिखा। हालांकि देखिए परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आया कि महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। इस पूरे चुनाव में एक चीज गौण रहा, जो अगर एक महीने पहले की बात करें तो खूब चर्चा में रहा, मीडिया में रहा, तमाम सुर्खियों में रहा, अखबारों में रहा, वो प्रशांत किशोर को लेकर। आज भी हम प्रशांत किशोर, जब हम पश्चिमी चंपारण से निकल रहे थे, पश्चिमी वहां पे मुलाकात हुई, उनका जो कारवा है बढ़ रहा था। 5 दिन पहले जब हम समस्तीपुर में थे, वारिसनगर, उस दौरान भी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर की जो तूती थी, जो वो चाह रहे थे बिहार में, वो दिख रहा था एक महीने पहले। लेकिन जब बीजेपी ने धुआंधार प्रचार करना शुरू किया, जब स्टार प्रचारकों की एक लंबी फौज उतार दी बीजेपी ने, उसके बाद वो गौण हो गए। और एक हम आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, आज मेरे दर्शक भी शायद इस बात से चौंक जाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2020 में जनता दल यूनाइटेड के लिए चिराग पासवान एक काल साबित हुए, एक बड़ा वोट बैंक काटा, नीतीश कुमार की ताकत शक्ति कमजोर की गई। इस बार दूसरा चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर बिहार में बन रहे हैं। हम कई विधानसभा क्षेत्रों में गए, जहां पे भी लोगों में नाराजगी थी, जो बीजेपी के विधायकों से या बीजेपी के जो कार्यकर्ता नाराज थे, दीपक आपको समझाइए तो दीपक गए हैं। दीपक एक चीज और ये समझाइए, जो अंदर खाने से खबर है, हालांकि एनडीए खेमे से बातें बाहर निकल कर नहीं आती है, लेकिन जो बातें बाहर निकल कर आई है, ये इस पर बहुत हम मजबूती से नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा कि नीतीश कुमार को डाउन प्ले, अंडर प्ले करने के लिए चिराग पासवान को अपर हैंड बीजेपी ने किया। मतलब अगर बिहार के लैंग्वेज, झारखंड के लैंग्वेज में कहिए तो एक खेला किया गया नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार समय रहते भाग गए और इस खेले में बीजेपी के साथ संजय झा और ललन सिंह भी शामिल रहे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, जो खबरें अंदर से निकलकर सामने आई। ऐसा हो, ये कोई जरूरी ना हो। नीतीश कुमार ने समय रहते भाप लिया और सबके पर उतरने उन्होंने शुरू कर दिए। और उसके बाद इसका जब सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब लखीसराय में हमला होता है विजय सिन्हा पर, तो विजय सिन्हा ये आरोप लगाते हैं कि भाई प्रशासन मेरी नहीं सुन रहा है। डिप्टी सीएम कह रहा है कि भाई प्रशासन मेरी नहीं सुन रहा है। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के उस खेला में नहीं फंसे और उल्टा पासा पड़ गया? देखिए, आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं कि, और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं,
उस दिन तो हम वहां मौजूद थे, आप ही उस दिन एंकरिंग भी कर रहे थे। उस दिन हमने देखा वो कहीं से भी सरकार लगी नहीं रहे थे, वो उप मुख्यमंत्री लगी नहीं रहे थे। लग रहा था एक बेबस नेता प्रतिपक्ष है जो चिल्ला रहा हो, ये कह रहा हो कि एसपी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। और आपको एक और दिलचस्प बात बता देते, जब आपने इस बात को ओपनली आपने बोला है या आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार फिर से उस चाबुक को चला रहे हैं, आपको बता दें डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, एक थाने के एसएचओ को हटवाने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय से उन्हें पैरवी करनी पड़ी। हम आपको आज अपने दर्शकों को भी ये बता देते हैं, एक बहुत अहम चीज है। उप मुख्यमंत्री हैं, एसपी साहब को फोन लगा देते हो जाता, लेकिन उनको पुलिस मुख्यालय से पैरवी करनी पड़ी और 4 महीने तक उनको पैरवी करनी पड़ी। आप सोच लीजिए, आज भी नीतीश कुमार की तूती प्रशासन में बोलती है बिहार में। और जो वहां पे हुआ, जो प्रकरण हुआ, उसके बाद जिस तरीके से वहां के डीएम साहब ने एक चिट्ठी निकाली कि भाई गोबर फेंका गया था, यहाँ कुछ हुआ नहीं था, नाराजगी थी लोगों में, तो ये एक हुआ है। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं ललन सिंह और संजय झा की चली है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको आखिरी समय तक चीजों को दुरुस्त किया। आपको हम बता देते हैं, कुछ दिन पहले हम एक विधायक का इंटरव्यू कर रहे थे, नीतीश कुमार के बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत मतलब जब जवानी में थे समता पार्टी से, उस दौरान से विधायक हैं और उन्हीं के गृह जिले से वो विधायक हैं, नाम हम नहीं बताएंगे। वो कह रहे थे कि भाई जब मेरा उम्र हो गया 85-86 उम्र है, अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जब हमने नीतीश कुमार से कहा कि सर अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो नीतीश बाबू मान गए और उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उस सीट से। तो मैं आपको वो जो है इंटरव्यू चला है अपने चैनल पे, हमने लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू किया। वो विधायक जी ये कह रहे थे कि जब हमने प्रस्ताव दिया कि हमारे बेटे को चुनाव में लड़ा दीजिए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया था कि आप अपने बेटे को लड़ा दीजिए अगर आप नहीं लड़ना चाहते हैं तो। वो मान भी गए, लेकिन उन्होंने ये बात को कहा कि 2 ऐसे लीडर थे जो ये नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे चुनाव में लड़े, और आखिरी में नीतीश बाबू दोबारा आए मेरे घर पे और उन्होंने कहा कि सर अब आप ही लड़िए, चाहे जो भी हो। अब मान नहीं रहे लोग, तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार कितना बेबस नजर आए। वो 2 लीडर कौन थे, उन्होंने ओपनली नहीं बोला ऑन कैमरा, लेकिन 2 लीडर कौन है वो आप समझ सकते हैं। अब बरबीघा चले जाइए, सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया गया, बहुत कद्दावर लीडर है, राजू बाबू के पोते हैं। अब जब शेखपुरा चले जाइएगा, जो शेखपुरा जिला बनाया गया है वो राजू बाबू की देन है। अब वहां पे मसीहा माने जाते हैं, पूजा किए जाते हैं राजू बाबू। राजू सिंह एक जमाने के बहुत बड़े लीडर रहे हैं शेखपुरा के, उनके पोते हैं। कहा जाता है जिधर सुदर्शन बाबू चलते हैं उधर से कारवां शुरू हो जाता है। जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे हम भी वहां मौजूद थे, मेरी गाड़ी 6 किलोमीटर दूर तक रुक गई, इतना बड़ा काफिला था, इतने लोगों का हुजूम था, कम से कम कितना भी कम होगा तो 25-30 हजार लोग उनके नॉमिनेशन में पहुंचे थे। उस दौरान हमने उनसे इंटरव्यू किया। वहां पे ललन बाबू के कहने पे, अशोक चौधरी के कहने पे उनका टिकट काट करके पुष्पंजय कुमार को दिया गया। आप उसी तरीके से आगे आप निकल जाते हैं, जमालपुर सीट चले जाते हैं, वहां पे शैलेश कुमार का टिकट काट दिया जाए तो पूर्व मंत्री, वहां पे नचिकेता मंडल को टिकट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टिकट बंटवारे में कम चली है, लेकिन लास्ट तक ये बिहार में देखने को मिला है कि नीतीश कुमार ने उस हाइप को बंद किया, उस चीज को कवर अप किया है। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो छवि बनाई गई, कितना भी कहा जाए कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार का दिमागी हालत ठीक नहीं चल रहा है, पर नीतीश कुमार आज भी बिहार की सियासत के केंद्र बिंदु हैं। ये बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता है, ये आरजेडी को भी बहुत अच्छे से पता है, और बिहार की आवाम को भी ये बहुत अच्छे से पता है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका, आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार, और लगातार अपडेट्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं, और आपका चेहरा बता रहा है कि किस तरह से आप वहां गर्मी में आप टैन कर चुके हैं और रिपोर्ट निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। मरगूब का रुख कर लेते हैं। मरगूब, जो सवाल आपसे था वो संपर्क आपसे टूटा तो दीपक से हमने वो जवाब ले लिया। आपसे हम ये जानना और समझना चाहेंगे कि दूसरा फेज जो चुनाव होना है, जिन इलाकों में होना है, उन इलाकों में बहुत बड़ा गच्चा लगा था आरजेडी को पिछले बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, नहीं तो आज शायद सत्ता में काबिज हो जाती है आरजेडी। क्या इस बार वो जो गच्चा लगा था उसको आरजेडी ने भर लिया है, उसकी तैयारी है, क्योंकि एमआईएम बहुत मजबूती के साथ वहां पर उतरी है? देखिए, दूसरे फेज का जो चुनाव है, ये इलाका माना जाता है कि बीजेपी का घर रहा है पहले से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इस बार एआईएम में एक बार फिर ओवैसी का जादू चलेगा, क्योंकि आज भी वहां ओवैसी ने आज भी सभा की है और पूरी जान फूंक दिया है ओवैसी ने वहां।
पिछले कई दिनों से डटे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें चरमपंथी कहा गया तेजस्वी यादव के द्वारा। लेकिन इस बार अगर सीमांचल ने धोखा दिया तो सीधे तौर पर AIMIM कहेगी हम तो प्रदर्शन करके गए थे आपके यहाँ कि हमें आपने गठबंधन में स्वीकार कर लीजिए, आपने नहीं किया, ये उसका फल है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सीमांचल में कई सभा करने के बाद वहां वोट बैंक में जो सेंध लगने की कोशिश हो रही थी उसे रोकने की भरपूर कोशिश की है और हमें लग रहा है कि उसमें बहुत हद तक सफल भी हो पाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें कुछ ऐसा मूल मंत्र दिया है लोगों को कि वोट बटने नहीं दे, बटेंगे तो दिक्कत होगा। ये मूल मंत्र कहीं ना कहीं काम कर गया है। लेकिन अब इस पूरे दूसरे फेज को आप देखिएगा इब्राहिम, तो आपको यही लगेगा इस दूसरे फेज में अमूमन राष्ट्रीय जनता दल पिछले बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। 12-13 सीट से लॉस कर गए थे तेजस्वी यादव, जिसमें 5 सीट वो AIM की भी थी और वो सत्ता में नहीं पड़ पाए। 6-7 सीट 300, 400, 500, 600, 1000 वोट से हार गए। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें, साइलेंट वोटर इस बार दोनों गठबंधन को परेशान कर रहा है। वो कहां वोट कर रहा है, और मैं कह रहा हूं यही साइलेंट वोटर बिहार का सरकार और बिहार का सत्ता डिसाइड करेगा। यही साइलेंट वोटर जिसे जनादेश देगा वो बिहार के राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान, वो भी उस व्यक्ति को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं दिलाएंगे। ये मिराकल है। देखिए, महिलाओं के बारे में तो कहा जा रहा है कि महिलाएं 10,000 रुपये का जो मिला बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मेरा एक बहुत अहम थेसिस है कि महागठबंधन का दावा है कि मेरा कोर वोट बैंक नहीं टूटा। सहनी का दावा है कि हमारे जो कह सकते हैं कि जो सहनी निषाद के वोट है वो हमसे जुड़े। अगर जुड़े और कोर वोट बैंक महागठबंधन का नहीं टूटा तो साइलेंट वोटर जिधर जाएगा सत्ता उधर जाएगी। चूंकि पिछले फर्स्ट फेज में मैं चुनाव में पटना में था, पटना से मैं दानापुर गया, मैं मनेर की तरफ गया, मैं मसूरी की तरफ गया। 10 लोगों में से 4 लोग बोल रहे हैं कि हमने किसको वोट दिया, 6 लोग बोल ही नहीं रहे। छोड़िए ना, हमको अच्छा लगेगा उसको देंगे, समझिए। तो ये जो वोटर है, तो स्वाभाविक बात है आप पता ही नहीं कर सकते कि वो अगर बात बिहार चुनाव की हो रही है और इस बार कोई गेस्ट नहीं जुड़ा है, हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो पिछले 1 महीने से बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के जनता के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब वो वक्त आ गया कि जब उनसे हम जुड़े और जानने समझने की कोशिश करें कि उनका आकलन क्या है, उन्होंने क्या पाया। पूर्णिया से हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं नितेश रंजन। नितेश जी हमारे साथ जुड़े रहे। नितेश जी, अब वो वक्त आ गया है कि आपसे सवाल पूछा जा सके सीधा और सटीक कि बिहार में काबा। बिहार में मुझे जैसा लगता है कि फाइट है, और आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में काबा नीतीश बा कि तेजस्वी बा, ये डायरेक्टली आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फाइट निश्चित रूप से है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जिस इलाके में मैं हूँ, ये इलाका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये सीमांचल का इलाका है, 24 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, और ये सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो है कमोबेश इंडिया अलायंस जो है यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। पिछली बार भी वो आगे थी, इस बार भी उनको लग रहा है कि हम इस पर आगे बढ़े। यहाँ पर यहाँ सबसे अभी जो मुख्य रूप से अगर कहें कि मुख्य किरदार में अगर हैं तो वो ओवैसी होंगे, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा सारिफ की इसी क्षेत्र से जो है ओवैसी को 5 विधानसभा सीटें मिली थी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है। अगर आप देखेंगे अररिया, किशनगंज, ये सभी इलाका जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो 5 सीटें जीत कर जो ओवैसी ले गए थे। वो अलग सी बात है कि 4 सीट जो है 4 विधायक को आरजेडी ने अपने पाले में, तेजस्वी ने अपने पाले में कर लिया था। एक विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो अब भी उनके साथ हैं। इस बार भी ओवैसी ने यहां पर बहुत सोच समझ कर टिकट दिया है। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस इलाके के मुस्लिम इस बार बिखराव की स्थिति में हैं या आमने सामने की फाइट की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देख लिया कि हम जिता के जिसको भेज रहे हैं वो फिर से आरजेडी में ही मिल जा रहा है। तो क्या डायरेक्टली हम आरजेडी को ही क्यों ना इनपुट दें, आरजेडी से ही क्यों ना विधायक बनाएं, जो हमारा विधायक होगा और दिल्ली पटना जाएगा तो वहां पर जो है हमारे विषय में सोचेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है चल
चर्चा का विषय इस इलाके में है, लेकिन ओवैसी का भी असर यहाँ पर है। अभी मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, अगर पूर्णिया जिले की आप बात कर ले तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी के पास 2, जेडीयू के पास 2 है और कांग्रेस, आरजेडी और ओवैसी की पार्टी के पास एक विधानसभा सीट है। यानी कि 2020 में जो है समीकरण कुछ इस तरीके का था। तो इस बार मुझे लगता है कि आरजेडी का खासकर प्रयास होगा कि इन इलाकों में जो है अपना कम से कम वर्चस्व बनाए, क्योंकि ये इन सीटों में से यदि आरजेडी आधे से ज्यादा यानी कम से अगर 15 लेने में कामयाब हो गई तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने में काफी आसानी होगी आरजेडी को। जिस तरीके से महागठबंधन के अगर प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी मजबूत प्रत्याशी हैं, और शायद यही वजह है कि चाहे अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, सभी ने इधर ताकत झोंक दी है। अमित शाह ने रोड शो तक किया अपने प्रत्याशी के लिए, राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर मंच साझा किया, राहुल गांधी यहाँ पर आए, जनसभा उन्होंने किया। तमाम चीजें लोगों के जहन में है। हम बातचीत करेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर आदर्श राठौर है, काफी दिनों से जो है ये इधर घूम रहे थे, लगातार घूम रहे थे। हम जानते हैं और समझने का इनसे भी प्रयास करते हैं। आदर्श, आप लगातार ग्राउंड पर गए, क्या समझ में आ रहा था? देखिए, ये जो सीमांचल है एक तरीके से चिकन नेक है और सब ने यहाँ पर जो है अपनी दावेदारी जोर शोर से किया है। बता दूं कि पूर्णिया जो सीट है यहाँ पर खेमका जी के जो है बीजेपी से लड़ रहे हैं और उनके लिए जो है रोड शो अमित शाह ने किया है पिछले दिनों में यहाँ पर, और जो है जनता को बदलने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रदीप कुमार हैं, वो भी जो है जितेंद्र कुमार जो है यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुके हैं, उनकी वाइफ जो है यहाँ पे मेयर है और उनका भी जो है पूर्णिया में काफ़ी अच्छा पकड़ है। तो जो है कांटे की टक्कर है। और भी दूसरे सीट की बात कर ले, अगर आपको बात कर ले धमधा की, पूर्णिया में ही पड़ता है, तो जेडीयू से जो है मंत्री रह चुकी हैं 3 बार लेसी सिंह, और उनके टक्कर में उन्हें टक्कर दे रहे हैं संतोष कुशवाहा। लेसी सिंह को इस बार टक्कर मिल रहा है। यहाँ पर हम भी घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि लेसी सिंह, जबकि लेसी सिंह जो मेरी जानकारी है कि मुझे लगता है 5 बार शायद विधायक बन चुकी हैं, 5 बार, ये छठा उनका होगा। तो उनको टक्कर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? साफ तौर पर टक्कर है, भारी तौर से टक्कर है। नीतीश जी उनके लिए मन साझा किया, बाबूलाल मरांडी, बता दूं आपको आज जो है सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए थे धमधा में। तो टक्कर है, तभी जो है यहाँ पर सारे नेता का जो बड़े बड़े दिग्गज जुट रहे हैं, रोड शो हो रही है। मतलब बता दूं कि पूर्णिया में जो है टक्कर तो है, तो तमाम सीटें पर जो है सामने से टक्कर है, क्योंकि संतोष कुशवाहा जो है वो पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, तो उनका भी अपना जो है पकड़ है इस क्षेत्र में जो है। अररिया के सांसद भी काफी प्रयास करते हैं कि हम जो है कम से कम जो अररिया जोन की सीटें है, वैसे वो अगर आप देखें तो चारों संसदीय सीट पर वो अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमारे लोग रहें। पप्पू यादव अलग से जो है इनपुट्स अपना डाल रहे हैं। पप्पू यादव को भी है कि हमारे जो लोग हैं वो जीते। ठीक है, पप्पू यादव ने किसी को उतारा नहीं, लेकिन पप्पू यादव बैक कर रहे हैं और बैक बहुत जोरदार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव भी यहाँ पर हावी होंगे? पप्पू यादव ने भी कई कार्यक्रम किया है लोगों के लिए। देखिए, पप्पू यादव जो है सीमांचल के लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दोहमत नहीं है, और पप्पू यादव का अपना ही पकड़ है इस क्षेत्र में। और पप्पू यादव जो है अपने उम्मीदवार के लिए भी जो है रोड शो कर रहे हैं। आप देखेंगे विजुअल्स में, जो पहले की विजुअल्स है उसमें उन्होंने बुलेट पे रैली किया। जिस तरीके से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से अपने विधायक के लिए जो है वो रोड पर उतरे, डोर टू डोर तक गए, मंच साझा किया, और इस सीमांचल में वो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से तमाम जगहों पर पप्पू यादव का विधायक किसे समझा जाए? वो तो खुद इंडिपेंडेंट है, ना पार्टी है ना कुछ है, तो किसी दूसरे के सवारी कर रहे हैं, किसी दूसरे के माथे पर। अब देखिए, उन्होंने तो इंडिया गठबंधन का जो है इनडायरेक्टली कहें या जैसे कहें समर्थन में है। आरजेडी के जो भी प्रत्याशी हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के समर्थन में पप्पू यादव को देखा गया है इस बार बिहार चुनाव में। हाँ, चलिए नीतीश जी, एक सवाल आपसे नीतीश जी समझना चाह रहे हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले जितनी मजबूत उपस्थिति जनसुराज ने दर्ज की थी, लगा था कि बहुत बड़ा बदलाव जनसुराज लेकर आ रही है, लेकिन फर्स्ट फेज का जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद से कहीं सीन से बाहर जाती हुई जनसुराज लग रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि जितनी तेजी से एंट्री हुई, उतनी तेजी से एग्जिट की तरफ जनसुराज का कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरे बिहार में घूमा हूं, लेकिन मैं जिस इलाके में भी घूमा, वैशाली जिले में मैं घूमा, पटना, भागलपुर में, पटना में,
इन जगहों पर मैं आपको बता सकता हूं कि जनसुराज सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई। मुझे जो लगता है, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जनसुराज को इन इलाकों में एक भी सीट आने जा रही है। और अब कल जो है हम फिर यहाँ के भी इंटीरियर में जाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है। तो जनसुराज का जो, और देखिए बॉडी लैंग्वेज भी बदला हुआ है। अगर आज की तारीख में आप प्रशांत किशोर के बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, चुनाव से ठीक पहले अगर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें कि किस तरीके से वो बात करते थे, तमाम चीज करते थे। मैं भागलपुर में था उस दिन प्रशांत किशोर वहां पर आए थे, तो हमारे पत्रकार या कई पत्रकार उस दिन हमसे मिलने जब आए तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग गए थे प्रशांत जी के पास, तो उन्होंने कहा गए थे, लेकिन पहले जैसा वो नहीं है। अब जो है एकदम डाउन टू अर्थ की बातें कर रहे हैं। वैसे उन्होंने जिक्र भी किया कि एक पब्लिक ने कुछ कहा तो उससे उन्होंने फटकार लगाई, लेकिन वो भी फटकार जो कड़ा रुख होता था वो नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों का जो एक आकलन है कि जो जिस अंदाज में प्रशांत पहले खेलते थे उस अंदाज में प्रशांत आज नहीं खेल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रशांत को 1 to 1 सीट में से ये समझ में आ गया कि हमको 1 आएगा, 2 आएगा कि 1 आएगा, ये अब उनको समझ में आ गया होगा। 1 to 1 में वो कहीं मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम सीट की ओर जा रहे हैं जिस तरीके से वो बोल रहे थे। तो अब जो वर्तमान में सीट अगर आप देखें कि 122 जो सीटें हैं उसमें प्रशांत किशोर का क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन पहली जो विधानसभा के जो आप अगर देखें तो उसमें वोटिंग जो हुआ वहां मैं जहां गया प्रशांत किशोर कहीं नहीं थे, किसी भी बूथ पर मैं गया। जानते हैं नितेश जी, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत बेहतरीन शब्द आपने इस्तेमाल किया कि सोशल नेटवर्किंग साइट की पार्टी बन के रह गई है जनसुराज। ये मैं भी इस चीज़ को फील कर रहा था। नितेश जी, एक और सवाल आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एनडीए पहले चुनाव के बाद ही बहुत बड़े दावे कर रही है, प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अब सीधे शपथ ग्रहण समारोह में मिलेंगे, लेकिन इस दौरान आप देखेंगे रवि किशन और तेज प्रताप की मुलाकात हुई। पहले दिन मुलाकात चली, इत्तफाक हो सकता है कि इत्तफाक में दोनों टकरा गए। दूसरे दिन जब मुलाकात हुई तो कानाफूसी हुई, एक दूसरे के कान में जाकर उन्होंने कुछ कहा। तो क्या इस चीज की भी कवायद शुरू हो गई है अब एनडीए पक्ष से कि अगर स्थितियां अनुकूल ना हो तो एक एक सीट किस तरह से जुटाया जाए? नहीं, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो रवि किशन की आपने बात की, मुझे लगता है कि एक नहीं दो मुलाकात हुई और वो एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात में गुफ्तगू भी होती है, बातें हुई। लेकिन वो जो बातें हुई, आप अगर थोड़ा मैं चूंकि नित्यानंद राय केंद्र के राज्य मंत्री हैं, उनका भी मैंने जब इंटरव्यू लिया और उनसे जानना चाहा कि अच्छा एक बात बताइए कि तेजस्वी के विषय में क्या सोचते हैं, तो तेजस्वी के विषय में भड़ास, तेज प्रताप के विषय में क्या सोचते हैं, तेज प्रताप को लेकर मिठास। तो ये मुझे समझने में देर नहीं लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये पता है कि आने वाले समय में, चूंकि देखिए तेज प्रताप महुआ सीट जो मैं वहां लगातार घूम रहा था, महुआ सीट मुझे लग रहा है कि तेज प्रताप निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनका एक पकड़ जो है, चूंकि मेडिकल कॉलेज जो वहां उन्होंने 2015 में स्वास्थ्य मंत्री जब वो थे तो वहां जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलवाने का काम किया था, तो वो उनका एक बहुत बड़ा माइलेज अगर कहें तो वहां गया है, तो वो एक सीट निकल रही है। उसके अलावा भी आज मैं देख रहा था वीडियो, कई सीटों की भारी भीड़ है। आपको वैसी भीड़ जो है आम नेता जो भी यहाँ पर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं या आरजेडी के लोग कर रहे हैं उतनी भीड़ दिख नहीं रही है, लेकिन उनके इसमें भीड़ है। तो वो भीड़ अगर वोट में परिवर्तन हो जाए और अगर 2-3 सीट भी अगर तेज प्रताप ले आए तो आप निश्चित रूप से बीजेपी ये चाहेगी कि वो जो है उनको लेकर आए। चूंकि देखिए तेजस्वी गलती कर चुके हैं, तेजस्वी महुआ में पहले चुनावी मैदान में उतर गए। अगर महुआ में वो उतर रहे थे, तेजस्वी ने वहां पार्टी को सर्वोपरि की नहीं पार्टी है तो हमको जाना है वहां पर, तो तेजस्वी वहां पर चले गए। तेजस्वी के जाने के साथ ही क्या हुआ, इन्होंने साफ तौर से कहा कि तेजस्वी यदि यहां नहीं आते तो मैं जो है राघोपुर नहीं जाता। और आपको बताएं कि राघोपुर भी आसान नहीं है, राघोपुर भी मैं गया था, राघोपुर में भी आप जान जाइए कि तेजस्वी की राहें कठिन है। तेजस्वी वहां फाइट में है, जीत जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे पिछली बार 35-36 हजार वोटों से वो जीते थे, लेकिन इस बार का अगर आप परिणाम देखेंगे तो मुझे लगता है मार्जिन काफी कम होगा। तो ऐसे में तेजस्वी की भी चिंताएं बढ़ी हुई है, लेकिन चिंता स्वाभाविक है, लेकिन उसको वो पटल पर आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ही हतोत्साहित हो जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो ऐसे में जो तेज प्रताप हैं वो एक कहें अगर 2-3 सीट भी ले आए तो निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि उनको लेके आए, और दोनों भाइयों के बीच खटास बहुत बढ़ गई है। हाँ, लेकिन बार बार एक चीज है
कि चाहे लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी हो, ये लोग लगातार जो है कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करते हैं, उनको बैक करने का कोशिश, आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। तो अगर एक पिता अगर कल की तारीख में थोड़ा 2-3 सीट इधर भी घट रहा हो, तो अगर एक पिता और माँ जो है अगर उनसे बोलेंगे तो हो सकता है फिर इधर भी हो जाए। तो इसलिए वो किधर जाएंगे ये नहीं कहा संभावना है, सकते, दोनों लेकिन तरफ है, दोनों तरफ तलाशने की कोशिश भी है। नीतीश जी, हम लौटते हैं नीतीश जी आपके पास। मरगूब का रुख कर लेते हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। मरगूब, जनसुराज की बात कर लेते हैं। जनसुराज को लेकर नीतीश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ पूर्णिया से। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जितनी तेजी से एंट्री हुई थी चुनाव में, वो दिख नहीं रहा जमीनी स्तर पर, वो सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई है। आप जिन इलाकों में एक्टिव रहे, आप जिन इलाकों में गए, जिन विधानसभा क्षेत्रों में, क्या कहीं भी उपस्थिति दर्ज की? क्योंकि जो मोकामा में घटना हुई, मोकामा के घटना के बाद जनसुराज के कैंडिडेट का नाम लोग जाने समझे कि हाँ पीयूष वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे इन जनरल आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रही है जनसुराज। देखिए इब्राहिम, एक बात कहा जाता है और एक बात बड़े बड़े राजनेताओं ने की है, और बड़े बड़े कह सकते हैं कि वो राजनीतिक विज्ञान से जो संबंध रखते लोग वो कहते हैं कि आप रणनीतिकार बन के किसी को जिता सकते हैं, सत्ता पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुद जब पार्टी चलानी होती है तो वो व्यक्ति फेल भी हो सकता है। और यही प्रशांत किशोर के साथ हुआ। प्रशांत किशोर ने टीएमसी को सत्ता दिलाई, उनका दावा है। प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया। प्रशांत किशोर आंध्रा में गए थे, वहाँ उन्होंने YSR के लिए काम किया, लेकिन खुद जब उन्होंने पार्टी बनाई तो कहा जाता है ना कि आटा चावल का भाव पता चल पाता है। अब आप समझिए कि प्रशांत किशोर के पार्टी को लेकर जो टिप्पणियां आज हुई नेताओं के द्वारा, उन्होंने कहा कि अरे छोड़िए ना भाई, कौन पार्टी, किस पार्टी की बात करें, किसी का कैंडिडेट कहाँ खड़ा हो गया, कहीं उसका क्या नाम है नॉमिनेशन में नहीं पहुंचा, कहाँ बैठ गया, दिन बैठा कि रात बैठा, पता ही नहीं चल रहा। तो ये जो टिप्पणी है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की, नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा, 100% सही कहा कि आप सोशल मीडिया स्तर तक ही रह गए। बिहार में सोशल मीडिया के प्रचार से वोट नहीं मिलता है। बिहार में वोट मिलता है जनता के बीच जाने से। बिहार में वोट मिलता है हनक से भी, और बिहार में वोट मिलता है अपनी इमेज बनाने से भी। लेकिन बिहार में अगर आप चाहेंगे कि हम सोशल मीडिया के हनक से जाएं और वोट खींच के लिए आए, तो ये बिहार है, और ये सूफी संत की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, और ये महात्मा गांधी की वो धरती है जहाँ से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया था। तो वो आसान नहीं है इब्राहिम जी। बिल्कुल नीतीश जी ने ठीक कहा कि पूरी अभी तक का फर्स्ट फेज देख लीजिए। हमें आज तक किसी भी जनसुराज के नेताओं ने ये दावा नहीं किया कि हम 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं, हम 25 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना कि हम 70 से 80 सीट के भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि हम भी 100 सीट जीत रहे हैं। लेकिन आपने नहीं देखा होगा किसी जनसुराज के बड़े नेताओं का, प्रवक्ताओं का भी नहीं देखा होगा कि उन्होंने कहा हो कि हम 50 सीट जीतने जा रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा जो आप 1-1.5 साल आप प्रशांत किशोर का ले लीजिए, छोटा सा मैं आपको बात बताता हूं, उस पूरे चीज को देखिए और टिकट बंटने तक देखिए। और दानापुर में तो उनके कैंडिडेट पहुंचे ही नहीं नॉमिनेशन करने। सम्राट चौधरी के खिलाफ जो खड़े हो रहे थे वो बैठ गए। अमित शाह जी के कैंडिडेट की मुलाकात हुई, वो जाके बैठ गए। तो ये मैसेज जनता में जाता है, और जो था प्रशांत किशोर ने बनाया था, वो इन्हीं सब घटनाओं ने प्रशांत किशोर के, इन्हीं सब पार्टी या कैंडिडेट ने प्रशांत किशोर के वोट बैंक को कम किया। ये मैंने कहा था खत्म किया, कम किया, और इसका खामियाजा पार्टी को फर्स्ट फेज में भुगतना पड़ा। सेकंड फेज में भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो सेकंड फेज है वो सीधे महागठबंधन और बीजेपी के भी एकदम क्लोज फाइट है। आप देख लीजिए, पश्चिम चंपारण देख लीजिए, पूर्वी चंपारण देख लीजिए, आप सीमांचल का इलाका में, सीमांचल में राजद या AIM दोनों के बीच फाइट चल रही है। आप नवादा देख लीजिए, आप अररिया देख लीजिए, आप सीतामढ़ी देख लीजिए, आप औरंगाबाद देख लीजिए। तो बिल्कुल सही कहा नीतीश जी ने कि आप सोशल मीडिया तक रह गए, और सोशल मीडिया से बिहार में वोट नहीं मिलता। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि प्रशांत किशोर ने अपनी एक चटाई बिछा दी है बिहार में। अगर इसी तरीके से उनका ये यात्रा चलता रहा इस चुनाव के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी, और आगे 2-4-5 साल इस तरह से प्रशांत किशोर ने मेहनत की,
तो शायद प्रशांत किशोर एक फैक्टर आने वाले चुनाव में बन सकते हैं। ये भी मेरा मानना है, ये जरूर है। क्योंकि अगर जनता को जैसे ही विश्वास होगा कि ये युवक हमारे बीच रह रहा है, पिछले 5 साल से आ रहा है, हमारे साथ रह रहा है, हमारे सुख दुख में रह रहा है, तो ये बहुत होगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज अभी देते हैं। प्रशांत किशोर ने मेरे ख्याल से, मैं जब से राजनीति जान रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती उसी दिन की थी जिस दिन होटल मौर्या के पास बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठी चल रहा था और वो वहां से निकल गए थे। अगर उस दिन प्रशांत किशोर इनके साथ रहते तो मैं आपको आज कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थिति ये नहीं होती। क्योंकि वो एक मैसेज चला गया युवाओं में कि दिन से हमारे साथ थे, दिन से, और शाम में, रात में जब युवा मार खा रहा था तो वो गांधी मैदान में थे और फिर वहां से निकल गए। ये इनके लिए सेटबैक हो गया, जहां तक मैं जानना हूं। लेकिन उसके बाद भी माफ करेंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की। बिहार बदलाव यात्रा, अभी भी वो बिहार बदलाव यात्रा पे ही है। अभी चुनाव चल रहा है, सभा भी कर रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा पे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी ने कोई बड़ा मिराकल नहीं किया। उसके पीछे कारण जो मेरा अभी तक मानना है कि प्रशांत किशोर ने कैंडिडेट वैसे लोगों को चुना जो पहले ही फील्ड छोड़ के भाग गए। ये बहुत सटीक आपका आकलन है कि बिहार की आवाम और खास करके युवाओं ने इस बात का आकलन कर लिया कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप चेहरा चमकाने हमारे पास आ गए, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप पतली गली पकड़कर निकल लिए। और ये एक मैसेज, ये बहुत सटीक बात आपने पकड़ी है। मरगूब, हम लौटेंगे आपके पास, हम नितेश जी का रुख कर लेते हैं। नितेश जी, जो दीपक से शुरुआती दौर में बात हो रही थी अभी इसी बुलेटिन में, तो दीपक ये कह पाने के पोजीशन में आ चुके हैं कि भाई अभी भी जो अपर हैंड है, जो एज है, वो एनडीए के साथ है और एनडीए बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस अभी भी बिहार में कम नहीं हुई है। लेकिन एक बात उन्होंने यहां पर कही कि 8 से 10 मंत्री जो हैं वो चुनाव हार रहे हैं, और इशारों में उन्होंने बताया कि उसमें से ज्यादा जो है वो बीजेपी के पाले से आते हैं, बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है, और वो नाराजगी कैसी हुई है वो आपने भी देखा कि पथराव तक हो गया है और भगाया गया है जब कैंपेनिंग के लिए गए हैं जो सिटिंग विधायक थे, जो मंत्री थे। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बीजेपी अपने आप को अपर हैंड करके नीतीश कुमार को अंडर प्ले करने की कोशिश कर रही थी वाया चिराग पासवान, बीजेपी का ये दाव उल्टा पड़ गया? और ये जो अगर जो दीपक कह रहे हैं अगर 8 से 10 मंत्री हारते हैं और उसमें मैक्सिमम जो है बीजेपी से होंगे, तो नीतीश कुमार का जो कद है वो और पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा? नहीं, देखिए, अगर आप दीपक 10 मंत्री हारते हैं, अगर ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑलवेज होता है ये चीज़ कि आप अगर कोई भी गवर्नमेंट के लिए अगर आप मिनिस्टर हैं तो आपके खिलाफ जो है एंटी इंडिपेंडेंसी जो है वो आता ही आता है। और आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आधे मंत्री हार जाते हैं, 40 to 50% मंत्री जो है हारते हैं चुनाव। आप किसी भी स्टेट का अगर उठा के देखेंगे तो 30 to 50% हार जाएंगे वो चुनाव। तो ऐसे में जो है चुनाव हारना तो तय है, हारेंगे भी। आप जैसा दीपक जिस इलाके में घूम रहे थे उस दिन भी बता रहे थे कि विजय सिन्हा के विषय में बता रहे थे, डिप्टी सीएम के विषय में, तो वो भी हार की कगार पर है। तो ऐसा होता है। अब बचा कि कद की बात, बीजेपी यहां जरूर ये चाह रही होगी कि बीजेपी को मैक्सिमम सीट लेकर वो जो है, जैसे पिछली बार जेडीयू के पास 43 सीट थी, बीजेपी के पास जो है मैक्सिमम सीट था। तो ऐसे में ये सोच जो है ये निश्चित रूप से उनकी होगी कि इस बार जो है हम अपने सीट पर बरकरार रहें, एक आध सीट प्लस हो जाए और जेडीयू जो है डाउन में ही रहे, जो कि नीतीश कुमार को लगे कि नीतीश कुमार अपने हिसाब में रहे। लेकिन देखिए ये होगा नहीं। ये जिस तरीके से हम भी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार को लोग मानते हैं और मान सम्मान ऐसा है कि महिलाएं जो है वो ओपनली कह रही है कि पैसा दें नहीं दें, विकास किया है नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार को हम वोट देंगे। ठीक है, जातिगत समीकरण है। देखिए, आप जात पात से आप अगर कहेंगे कि क्या आज हम 2025 में हैं तो क्या जात पात से बिहार उठ गया है? बिल्कुल नहीं उठा है। नहीं। आप किसी भी सीट पर जाके देख लें, वहां पर आपको जात पात पूरी तरह से इन्वॉल्व है, नजर आएगा आपको। आज यदि प्रशांत किशोर की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो सोशल नेटवर्किंग पार्टी बन गई है, तो क्यों? प्रशांत किशोर ने कोशिश जरूर किया कि हम अपने से बातचीत करके लोगों को कन्विंस करके हम जो है विकास के मुद्दे पर, हम एजुकेशन के मुद्दे पर हम फ्रंट पर आए और लोग उस पर वोट करें। लेकिन वोटर क्यों नहीं टर्न आउट होते हैं? वोटर इसलिए टर्न आउट नहीं होते हैं क्योंकि लास्ट आवर वो सोच लेते हैं कि नहीं यार,
हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, हम इस तरीके से जो है कैटेगरी वाइज हो जाता है और उस वही जो है वोटिंग समीकरण आपको जो है बूथ पर मुझे नजर आया। किसी भी बूथ पर मैं गया, वहां मैंने स्पष्ट पूछा उनसे, अच्छा आप बड़ा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, यादव है क्या? तो अरे यादव होने से क्या हो जाएगा? हम बोले नहीं यादव है, मैंने पूछा सिर्फ, तो हाँ मैं यादव हूं। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई आज भी उसी जात में हम फंसे हुए हैं। आप विकास की बात नीतीश जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से नीतीश जी ने जो विकास किया है उसके पायदान तो हैं ही आपके पास, लेकिन ये जो जात पात है वो इन्वॉल्व है यहाँ पर। अब आने वाला जो 122 सीट पर जो चुनाव होने हैं 11 तारीख को, वो ये समझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 121 सीट का जो आकलन है उसमें मुझे लगता है कि एनडीए को एज मिल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो 122 सीट है, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सीमांचल में खड़े हैं, और सीमांचल में खड़े हैं तो सीमांचल में 2 दर्जन से ज्यादा सीटें, यहाँ 24 सीटें हैं। ये 24 सीट में से यदि आप लेने में कामयाब हो गए, 17, 18, 15 तक आप लेने में कामयाब हो गए, तो एज यहां से आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक अहम होगा यहां पर कि यहां पर क्या कुछ होता है। अब ओवैसी फिर डैमेज अगर करेंगे तो फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। ओवैसी यदि मान लीजिए विधानसभा सीट नहीं जीत पाते हैं, जो चुनावी नतीजे थे वही हो जाएगा। एक बार मरगूब का फिर रुक कर लेते। मरगूब नहीं हो सकता। जी 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 हाँ नीतीश जी कुछ कह रहे थे आप। नीतीश जी देखिए हो सकता है कि सीट ना जीते, लेकिन यदि आप तोड़ने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि वोट जैसे ही काटा तो आप तो फायदा दे देंगे बीजेपी को। तो ये एक हो सकता है सिनेरियो। चलिए मरगूब मैं कांग्रेस के एक लीडर का बयान सुन रहा था, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। वो समीकरण समझा रहे थे जीत हार का अपना, तो कह रहे थे कि मुस्लिम यादव, जैसा ये भी कह रहे हैं, नीतीश जी भी कह रहे हैं कि भाई अभी जाति से ऊपर नहीं उठा, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जाति से ऊपर नहीं उठी है। तो जो समीकरण समझा रहे थे कि मुस्लिम, यादव और मल्ला भी अब साथ आ गए, तो इनका पूरा मिलाकर वोट प्रतिशत 42% होता है। ये एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि युवा जो है, तेजस्वी यादव के 20 दिन में नियमावली बनाकर 20 महीने में नौकरी देने के जो वादे हैं उससे युवा इंक्लाइन हुआ है टुवर्ड्स महागठबंधन। तो इस आकलन से अपर हैंड अपने आप को बता रहे थे महागठबंधन के जो नेता थे कांग्रेस की तरफ से। आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस गणित से? देखिए अभी तक जो हमने अपने स्तर पर फीडबैक लिया है, अपने रिपोर्टर से कहिए, हमने अपने सोर्स से कहिए, और मेरा जो कुछ प्रशासनिक सोर्स है उस सोर्स से, 2-3 चीज तो आपको माननी पड़ेगी। जो एम्बाई समीकरण है वो फर्स्ट फेज में कहीं नहीं टूटा, इंटैक्ट रहा। हाँ। ये राजनीतिक टीकाकार भी कहेंगे, आप मान लीजिए। बिल्कुल। जो उप मुख्यमंत्री का पद मुकेश सहनी को मिला उसका बड़ा प्रभाव पड़ा सहनी वोट पे, और उसका झुकाव महागठबंधन की तरफ हुआ, यह बात सही है। और दूसरा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट टाइम वोटर, सेकंड टाइम वोटर जो है युवा, उनमें से, उन युवाओं में से कई लोगों का कहना, मैं ये नहीं कहूंगा 70%, 80%, कई लोगों का कहना है कि रोजगार और नौकरी मिलना चाहिए। तो मैं बार बार कर रहा हूं, अगर ये समीकरण फिट बैठ गया, या फर्स्ट फेज में बैठा होगा और सेकंड फेज में भी बैठा होगा, तो बिहार में मिराकल होगा, एकदम स्पष्ट मान लीजिए आप। तो फिर तो ये समीकरण जिसके तरफ जाएगा उसकी आंधी आ जाएगी, फिर दूसरा पक्ष तो कहीं रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट है ये। 40-45% अगर किसी भी गठबंधन को वोट आ गया तो खत्म हो गया मामला, तो दूसरी पार्टी तो बच भी नहीं पाएगी। और नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी हम लोग उन सब चीजों से नहीं उठे हैं एकदम। आप सोशल मीडिया भी खोल करके देखिए, आपको खोलने से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, खोलने से पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जो सोशल मीडिया पर हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो सोशल मीडिया जो अपना साइट चलाते हैं, उनके बात करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो समीकरण है, ये समीकरण अगर इंटैक्ट हुआ, चाहे यह समीकरण दोनों में से किसी गठबंधन के साथ इंटैक्ट हुआ हो, तो वो गठबंधन क्लीन स्वीप करेगी, मैं आपको बता। चलिए
बहुत इसमें कोई पते की निपट बात नहीं है। आपने बता दी है कि ये समीकरण अगर इंटैक्ट रहा तो बदलाव हो सकता है और मिरेकल हो सकता है बिहार की सियासत में। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका। नितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नितेश जी सीमांचल देख रहे हैं। नितेश जी, हमारे हिस्से के लिट्टी चोखा का आनंद आप लीजिए और लगातार आपसे चुनाव के हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नितेश जी आपका भी। आदर्श भी आपके साथ जुड़े थे, आदर्श का भी बेहद शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही।